हमने जो संविधान माना उसमें हमें कोई ऐतराज भी नहीं था, जबकि आज बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंची हैं तो पता चलता है कि संविधान जो है भारत का, अगर आप इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ लें, जिसकी कॉपी अवेलेबल है, तो भारत का संविधान इंडिया एक्ट 35 का फोटो कॉपी है। हमको लगता है कि संविधान हमने बनाया, बड़ी सारी डिबेटें हुई, ये सब सुनते सुनते हम थक गए, लेकिन उन डिबेटों में 4-5 ही काम हुए कि संविधान में आरक्षण कैसे आएगा, धारा 370 कैसे आएगी, 2-4 काम के अलावा हमने कोई काम ही नहीं किया उसमें। तो 1947 से 1976 तक इस देश में जितने भी दंगे हुए होंगे उनकी गिनती बड़ी कम थी। लेकिन सत्ताओं को अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए तरह तरह के आपने खेल किए, और आप झूठे वादे करते, वो कोई बात नहीं है। सन 71 में कहा गया कि गरीबी हटाओ, 2018 आ गई, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं कि 1976 में ना तो कोई कम्युनल दंगा हुआ, न इस देश की कोई आइडेंटिटी का क्राइसिस हुआ। हां, उस वक्त सत्ताधारी पार्टियों को अपने अस्तित्व का क्राइसिस हुआ, तो आपने भारत के संविधान का जो मूल रूप था उसमें रातों रात आपने एक शब्द जोड़ा जिसका नाम है सेकुलरिज्म। और जिस दिन से वो सेकुलरिज्म जुड़ा है उस दिन से आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि इस सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, उस सेकुलरिज्म के दायरे का परिभाषा क्या है। उसकी परिभाषा यह है कि सन 1976 से इस देश में लेकर के 2014 तक, थोड़ी देर में, क्योंकि तो इस वक्त 2014 में राष्ट्र विरोधियों की तरफ सरकार आ गई है, गद्दारों की सरकार आ गई है, तो कोई दंगा नहीं हो रहा है, हालात ठीक ठाक हैं। तो जो राष्ट्रभक्तों की सरकार थी 2014 तक, 3,900 दंगे इस देश में बड़े हुए, हिंदू मुस्लिम। इसलिए हुए कि आपने संविधान में जिस शब्द सेकुलरिज्म का इस्तेमाल किया उसको परिभाषित भी किया कि यह सेकुलरिज्म क्या है। यह सेकुलरिज्म यह है कि सन 1976 से लेकर आज तक इस देश में यह तय नहीं हो पाया कि वंदे मातरम कम्युनल है, सेकुलर है। इस देश में यह नहीं कहने की किसी की हिम्मत हुई कि अगर मुसलमान दंगाई है, अगर मुसलमान आतंकवादी है, तो हम ये नहीं कहते कि मुसलमान दंगाई है। हम कहते हैं एक विशेष धर्म के लोग, कुछ शांति प्रिय लोग, अरे भाई अगर कोई बात है तो साफ साफ बताओ। डॉक्टर को जाकर के कह रहे हो है कैंसर, बता रहे हो सर का दर्द, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा भाई। तो हमारे यहाँ संकट ये है कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए हमने नए नए जुमले गढ़े, और गढ़ने के बाद हमने इस देश के लोगों को इतनी घुट्टी पिलाई कि वो बेचारे सेकुलरिज्म का मतलब ही समझ नहीं पा रहे। सिर्फ पूरी दुनिया में अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूं, जिस रेमेडी की बात सिंह साहब ने कहा, वो 2 जगह इस देश में हैं जिन्हें मैं मानता हूं मॉडर्न टाइम में, कि जिन लोगों को निजामे मुस्तफा का बड़ा शौक है, खलीफेट स्थापित करने का बड़ा शौक है, 30% से ज्यादा होते ही उनको शरिया चाहिए, उनको हदीस चाहिए, उनको कुरान शरीफ चाहिए। इस धरती पे पिछले 20 साल की हिस्ट्री अगर आप देखें तो 2 लोगों को समझ में आया कि इसका इलाज क्या है। आपके राज्य को भी इसी बीमारी ने ग्रस्त रखा था। 2002 में आपने उस बीमारी का इलाज किया। अच्छा, यह सच बात है कि नहीं? मैं तो गुजरात पहली बार आया हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2002 के बाद इस सूरत की सूरत बदली है कि नहीं बदली है? अब कोई व्यापारी शाम के 7 बजे इसलिए जल्दी घर जाता है कि कोई तहमत पहने ना खड़ा हुआ हो। आप जाते हैं कि नहीं जाते? यही मैं सुन रहा हूं दिल्ली में। और एक छोटा सा देश है, उस देश का नाम है बर्मा। वहां भी कुछ लोगों को निजाम मुस्तफा स्थापित करने का शौक हो गया था। उन अहिंसक लोगों ने, जो मानवतावादी थे, जिनकी पूरी सोच यह थी कि भाई
हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम बौद्ध हैं, हम हथियार नहीं उठाएंगे क्योंकि हमारे धर्म में हथियार का कोई काम ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को यह शौक हो गया था, उनको टेस्ट करने का बड़ा शौक है। गुजरात में भी टेस्ट किया, 2002 हो गया। उन्होंने कहा कि हम यहां स्थापित करके रहेंगे। उन्होंने कहा भाई आप शांति से यहां रहिए, यह आपका देश है, लेकिन निजाम मुस्तफा यहां स्थापित मत कीजिए, यहां शरिया की बात मत कीजिए। इस देश का संविधान है, संविधान से चलेगा, आप इसमें रहिए। आपका ना कोई हक मार रहा है, ना आपको कोई छेड़ रहा है, ना आपको कोई परेशान हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम निजाम मुस्तफा स्थापित करेंगे। तो अहिंसक लोगों ने थोड़ी देर के लिए अपनी अहिंसा का हथियार रख दिया नीचे, और फिर उन्हें ऐसा निजाम मुस्तफा दिया कि पूरी दुनिया में मुस्तफा को ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा। और ताज्जुब की बात देखिए, जिस वक्त वो ढूंढते हुए मुस्तफा को आए कि शायद हिंदुस्तान में मिल जाएगा, उसी वक्त इस देश का, मेरी उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका था वो शख्स, भारत में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा, और ईरान में भारत का राजदूत रहा, और उपराष्ट्रपति रहा 2 बार। इस पूरी इंची टेप से नापे अगर इस पूरे कैरियर को, वो कभी डरा नहीं बेचारा। उतरते ही उपराष्ट्रपति की कुर्सी से बोला मुसलमानों को डर लगता है। तो मेरा उनको सजेशन था, मैंने कहा आप बॉर्डर पे जाएं और जो बर्मा से भाग के इधर आ रहे हैं उन्हें बताएं कि ये खराब जगह, यहां मत आओ, यहां तो बड़ा डर है भाई, यहां तो मैं उपराष्ट्रपति होकर डर रहा हूं, तुम्हारी तो कोई खैरी नहीं होगी भाई। उन्हें नहीं बताने गया वो मक्कार। तो हमारी समस्या क्या है कि हमने समाज के अंदर जिन लोगों को आगे बढ़ाया है, ये सोच के कि ये सुधर जाएंगे। जो लोग मोहम्मद के नहीं हुए, जो कुरान के नहीं हुए, जो हदीस के नहीं हुए, वो आपके होंगे, वो आपके समझाने से समझेंगे, क्योंकि उन्हें 1400 साल पहले यह समझा दिया गया है कि यह एक किताब है, यह हकीम लुकमान की किताब है, इसमें सारे इलाज हैं, इसके बाद कोई किताब की जरूरत ही नहीं है। अब उसमें लिखा है जमीन चपटी है। अब कंट्राडिक्शन यह है कि कह रहे हैं जमीन चपटी है लेकिन रह रहे हैं उस जमीन पे जो गोल है। मेरा मानना यह है कि वो समाज जो समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं करता, उस समाज में से बदबू आने लगती है, और वो बदबू सिर्फ अपने लिए नहीं होती, उस समाज को, उन लोगों को भी असर डालती है जो उस बदबू के आदी नहीं होते। लिहाजा आपने इलाज भी किया, और जिस डॉक्टर को चुना उसने कहा गुजरात में कर दिया है इसका इलाज, अब इसको दिल्ली भेजो, आपने दिल्ली भेज दिया। अब जब हिंदुस्तान में इलाज हो रहा है तो हिंदुस्तान में वो मक्कार, वो मुनाफिक अब नई शक्ल में आए हैं, क्योंकि नई जनरेशन है तो उन्होंने कहा नए स्लोगन होना चाहिए। तो अब इनका इंटॉलरेंस बढ़ गया इस देश में। अब प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे नहीं जाते, अब मंडी हाउस में अवार्ड वापस करने जाते हैं अपने। तो ये जो नए नए नैरेटिव होते हैं ये समय के साथ आते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि जिस डॉक्टर को आपने भेजा यहां, उसे 15 साल में आपने सर्जरी से लेकर के सारे इलाज सिखा दिए हैं। वो सब जानता है कि अवार्ड वापस करने वाले लोग कौन हैं। तो अब संकट क्या हो रहा है कि लोगों को इस बात में कहा कि साहब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई, लेकिन इसलिए बनाई कि महबूबा मुफ्ती को बीमारी क्या है वो तो साथ में बैठ के पता चलेगी ना। लोगों ने विरोध किया। देखिए, मैंने कहा मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं हर घटना को अपने हिसाब से एनालाइज करता हूं, और अगर सच बात होगी तो पूरी पुरजोर तरीके से कहूंगा। आपके हक में हो या आपके खिलाफ हो, यह अलग बात है, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्लाह के फजल से जहां अल्लाह ने मुझे पैदा किया
वो जगह थी जहां बचपन से कुरान शरीफ कंपलसरी था। तो अल्लाह ने मुझे पहले दिन से वो ट्रेनिंग दी कि आप की मां हिंदू हैं, आपके पिता हिंदू हैं, लेकिन आप हिंदू रहते हुए मुसलमान हो जाइए। और उस ट्रेनिंग में मैंने न सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा, बल्कि इस हिंदुस्तान में भारत के पार्टीशन का जो बीज था जहां से चला, मैं उनके बीच पैदा हुआ। लिहाजा मुझे कंफ्यूजन नहीं है कोई। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी होगा तो साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरा कोई इज्म नहीं है कि मुझे अपने आप को सेकुलर कहलाने में बड़ा अच्छा लगेगा। पुष्पिन साहब बड़े सेकुलर हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। मैंने कहा मैं काम जो मेरे जिम्मे लगता है, जिसकी प्रेरणा मुझे आर सिंह साहब ने यहां तक पहुंचाया है, मैंने कहा कि मेरे बचपन के दोस्त, मेरा लंबा कैरियर, बहुत लोगों की मुझे गाली खानी पड़ेंगी, लेकिन जब आप एक बार किसी चीज से कन्विंस्ड हो जाते हैं तो आपका कन्विक्शन मजबूत हो जाता है। और मेरा यह कन्विक्शन है कि हिंदुस्तान में यह तो हो सकता है कि आप 2, 4, 5 लोग दीवाने हर जगह होते हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से आतंकवाद है, मैं कहता हूं झूठ मत बोलो। कुछ लोगों की वजह से नहीं है, 99% लोगों की वजह से है। सच बोलने की कोशिश करो, आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, हो जाए। पुष्पिन का कोई वोट बैंक नहीं है, मेरा वोट बैंक इस देश के राष्ट्रवादी लोग हैं। वो हैं खुश तो ठीक है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आप मुझे बताइए, पता नहीं इस सभा में कोई बेचारा मुसलमान है कि नहीं है। अगर होगा तो मुझे बड़ा फक्र होगा। जरा उनसे पूछें कि कुरान मजीद में लिखा